अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा ढह गया। 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ यह हाईवे अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो तेज बारिश को नहीं झेल पाया और सड़क के किनारे बनी दीवार के साथ ढह गया। लाइव है ये, लाइव। वहां हाईवे के दूसरी तरफ खड़े एक शख्स ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जिसमें दिखा कि पहले सड़क के किनारे की दीवार टूटकर गिरी और उसके साथ भारी मात्रा में मलबा भी नीचे की तरफ सरक गया। अच्छी बात यह रही कि हाईवे का जो हिस्सा टूटा उस पर हादसे के वक्त कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। लाइव टूट गया, देखिए कितना भयंकर। हाईवे के टूटने से जो मलबा नीचे गिरा उसने वहां कई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया। सड़क के टूटने के बाद वहां जमा बारिश का पानी भी तेजी से नीचे की ओर बहता नजर आया। ईटानगर में पिछले कुछ दिनों से काफी बारिश हो रही है और बारिश के पानी की निकासी की सही व्यवस्था का न होना भी इस हादसे की एक बड़ी वजह बताई गई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों को वैक्सीन लगाने पर सरकार से सवाल पूछा, क्योंकि टीके के लिए सभी को सरकारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसलिए अदालत ने पूछा कि जो लोग इंटरनेट के बारे में नहीं जानते उनका क्या होगा। इस पर सरकार ने इस साल के आखिर तक 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स को टीका लगाने का भरोसा दिया। इसके अलावा कोर्ट ने टीके की अलग अलग कीमत पर भी सवाल उठाया और कहा कि केंद्र वैक्सीन कंपनी से कम कीमत पर टीका खरीद रही है, जबकि वही वैक्सीन राज्यों और निजी अस्पतालों को ज्यादा कीमत पर क्यों मिल रही। इतना ही नहीं, अदालत ने साफ किया कि वैक्सीन नीति लचीली होनी चाहिए, जिसे हालात के हिसाब से बदल सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में सरकार से इन दोनों मुद्दों पर जवाब मांगा। यूपी में पंचायत चुनाव हुए करीब 1 महीना होने को है, लेकिन चुनावी रंजिश से जुड़ी हिंसा की घटनाएं अब तक नहीं थमी। आगरा में 2 गुटों में गोलियां तक चल गईं, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए और घटना के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए। आगरा के थाना ताजगंज इलाके की गलियों में लोग बंदूकें लहराते देखे गए। रुक रुक कर गोलियां चलने की आवाजें भी सुनाई देती नहीं। अरे भाई साहब, जाते लड़ाई बातें करो ना तुम। गलियों में बंदूक लहराने वाला भी कोई एक नहीं था, बल्कि कई लोग बंदूक थामे दिखे। बंदूक चला रहे एक आदमी को एक बुजुर्ग महिला रोकने की कोशिश भी करती दिखी, लेकिन किसी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। खुलेआम गोलियां चलते देख पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने मोबाइल से घटना के वीडियो भी बनाए, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। केवल बंदूकधारी ही इलाके में नहीं थे, बल्कि कुछ लोग डंडे हाथ में लेकर घूमते भी साफ दिखे। घटना में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी। कोरोना के कहर के बावजूद देश के कई शहरों में अब भी बाजारों और सब्जी मंडियों में कोरोना नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना, गुजरात के भावनगर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोरोना के खतरे को देखते हुए पंजाब में जहां 10 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं, वहीं गुजरात में भी सख्ती बरकरार है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग सुधरने को राजी नहीं दिख रहे। पंजाब के लुधियाना की एक सब्जी मंडी से आई इन तस्वीरों ने तो डरा दिया। वहां सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। मंडी में जिधर भी नजर गई वो लोगों से खचाखच भरी दिखाई दी। तय दूरी तो छोड़िए, वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा। चाहे वो ग्राहक हों या व्यापारी, सभी कोरोना नियमों का मजाक उड़ाते दिखे। तो भाई बेचना पड़ता ही हमको भी, रोटी तो खानी है हमने। इस मंडी में मौजूद लोग सब्जी खरीदने के लिए इतने बेसब्र दिखे कि उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। वो एक दूसरे को धक्का मारते हुए मंडी में बेपरवाह घूमते नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद एक महिला तो मास्क पहनने की सलाह देने पर ही भड़क गई। सबके लिए है, एक के हमारे लिए नहीं, सारे के लिए है। गुजरात के भावनगर से भी कुछ ऐसी ही हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ का हाल तो लुधियाना से भी बदतर दिखाई दिया। ये तस्वीरें एक दिन पहले वहां लगे रविवार बाजार की हैं। आलम यह था कि लोग सामान खरीदने के लिए घरों से तो निकले, लेकिन कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो कोई चीज यहाँ नजर ही नहीं आई। हाँ, बाजार में मौजूद ज्यादातर लोग मास्क पहने जरूर दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में लगी आग के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने का खतरा पैदा हो गया, जिसके बाद वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा। वहां एक दिन पहले जंगल में आग लग गई थी, जो तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगी। आग को बढ़ता देख जम्मू कश्मीर पुलिस और वायुसेना को भी मोर्चे पर उतार दिया गया। सामने आई तस्वीरों में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर आग पर पानी की बौछार करता नजर आया। वहीं जमीन पर मौजूद जवान भी आग बुझाने की कोशिश में जुटे नजर आए।
आग को आगे बढ़ने से रोका जा सके, इसके लिए जमीन पर मौजूद सूखी घास और पत्तियों को हटाने का काम शुरू किया गया। पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के डोमिनिका जाने की वजह सामने आई। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एंटीगा से डोमिनिका गए थे। मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड डोमिनिका में एक मॉडल हैं जिनसे मिलने के लिए मेहुल ने यह कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक मेहुल पानी के जहाज के जरिए एंटीगा से डोमिनिका पहुंचे। हालांकि बाद में डोमिनिका की पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से देश में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। मेहुल चोकसी की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें वो अपनी चोट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने वहां की पुलिस पर अवैध रूप से बंदी बनाने का केस भी कोर्ट में दायर किया है। खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की एक ही डोज पर जल्द फैसला हो सकता है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि आने वाले वक्त में कोविशील्ड की एक ही डोज के इस्तेमाल किए जाने पर चर्चा चल रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इस वैक्सीन की एक ही डोज वायरस से लड़ने में प्रभावी है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक लाइट और कोविशील्ड एक ही तरह की प्रक्रिया से बनी, जिनमें जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट एक ही डोज की वैक्सीन, जबकि कोविशील्ड की 2 डोज देश में लोगों को लगाई जा रही है। यही वजह है कि कोविशील्ड वैक्सीन की सिंगल डोज को लेकर यह चर्चा चल रही है। इसके अलावा खबर है कि महीने भर के भीतर वैक्सीन मिक्सिंग यानी अलग अलग टीके की 2 डोज पर रिसर्च शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे करीब 2.5 महीने में आने की उम्मीद है। गुजरात के वडोदरा में एक वाटर पार्क में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पुलिस ने छापा मारा। राज्य में कोरोना की वजह से वाटर पार्क खोलने पर पाबंदी है। आरोप है कि इसके बावजूद उसे बिना इजाजत के खोल दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम ने उस वाटर पार्क पर एक्शन लिया। जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो वहां अच्छी खासी तादाद में लोग गर्मी से छुटकारा पाने के लिए ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहे थे। इन लोगों में बच्चे भी शामिल दिखे, जिनके लिए पानी एक खेल बन गया। भगदड़ तब मची जब इन लोगों की नजर पुलिस वालों पर पड़ी। पुलिस को देखते ही वो घबरा गए। पुलिस वालों ने उन्हें वहां से जाने की हिदायत दी, जिसके बाद वो वाटर पार्क कुछ ही देर में खाली हो गया। स्विमिंग पूल नो મોજ માણી રહ્યા હતા એ 30 સહેલાણીઓની ધરપકડ કરી હતી। लोगों को भेजने के बाद पुलिस का डंडा उस वाटर पार्क के मालिकों पर चला। पुलिस वालों ने कोरोना निर्देश तोड़ने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ थाने ले गए। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में मची कलह खत्म करने की कवायद तेज होने की खबर है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि पंजाब कांग्रेस की कलह खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला और वहां के कई विधायकों से फोन पर बात की। इसके अलावा दिल्ली में 3 सदस्यों वाली केंद्रीय कमेटी ने 25 विधायकों और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ वॉर रूम में 7 घंटे तक चर्चा की। पता चला है कि ज्यादातर विधायकों ने कमेटी के सामने 2015 का गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मुद्दा उठाया और शिकायत की। पंजाब सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। खबर है कि कल यानी मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू कमेटी के सामने अपनी बात रख सकते हैं और इसी मामले को उठा सकते हैं, जबकि गुरुवार या शुक्रवार को कमेटी के सदस्य कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा के करनाल में ऑक्सीजन और बेड के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बर्तन बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य की खट्टर सरकार वहां कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। जिसके विरोध में कांग्रेस के ये कार्यकर्ता जिला सचिवालय के सामने इकट्ठा हुए और थाली ताली बजाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ताली और थाली बजाने में एक पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रही। इस दौरान इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से वहां के हालात बद से बदतर हो गए। हमारे हजारों लोग तड़प तड़प के मर गए तो सीएम कहीं नजर नहीं आए। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राज्यपाल के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। महाराष्ट्र के पालघर में टाउटे तूफान की वजह से समुद्र में फंसे जहाज से डीजल निकालने का काम 12 दिन बाद भी जारी है। 18 मई को आए ताकतवर तूफान की वजह से यह जहाज समुद्र में एक चट्टान से टकरा गया और उसके बाद जहाज से समुद्र में तेल का रिसाव भी शुरू हो गया था। हालांकि कोस्ट गार्ड और बाकी एजेंसियों की मदद से तेल के रिसाव को रोक दिया गया, लेकिन तब तक जहाज पर लदा डीजल काफी मात्रा में समुद्र के पानी में फैल चुका था। आसपास के इलाके में पूरी तरीके से ऑयल फैल चुका है, जिसके कारण यहाँ के मछुआरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बताया गया कि उस जहाज पर करीब 80,000 लीटर डीजल लदा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई। जहाज पर लदे डीजल को निकालने के लिए वहां समुद्र के किनारे बड़े बड़े कंटेनर भी रखे नजर आए। आसपास के इलाके में कितना दूर तक ये ऑयल फैला हुआ है? बहुत दूर तक है, इस गांव से उस गांव तक। 18 मई को आए तूफान के वक्त इस जहाज पर 137 लोग सवार थे, जिन्हें कोस्ट गार्ड और नौसेना ने सुरक्षित बचा लिया था।
दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया के तहत फैक्ट्रियां खुल गईं और कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राजधानी में 19 अप्रैल को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस महामारी का असर कम होते ही सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके बाद फैक्ट्रियों में मजदूरों के लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया। दिल्ली के झिलमिल इलाके से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में मजदूर फैक्ट्री के अंदर जाते दिखे, लेकिन इससे पहले उन सभी के शरीर का तापमान जांचा गया और फिर उनके हाथों को सैनिटाइज भी करवाया गया। ये सब दिल्ली सरकार के दिए गए निर्देश के तहत किया गया ताकि दूसरी लहर के बाद फैक्ट्रियां इस महामारी से सुरक्षित रहें। फैक्ट्रीज हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं अनलॉक के तहत। कंस्ट्रक्शन गतिविधि और फैक्ट्रीज में जो काम है वो आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही वहां केमिकल का भी छिड़काव किया गया। हालांकि फैक्ट्रियों में फिलहाल मजदूरों की संख्या काफी कम दिखी, क्योंकि कई मजदूर लॉकडाउन की वजह से अपने गांव लौट गए थे। 100% कोविड प्रोटोकॉल का पालन हम लोग कर रहे हैं। फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों को आने जाने के लिए ई पास दिखाना जरूरी होगा, लेकिन खबर है कि ई पास मिलने में कई लोगों को काफी परेशानी हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों की दिक्कतों को जल्द दूर करने का भरोसा दिया। जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आज मैंने देखा था कि पोर्टल में शायद थोड़ी दिक्कत थी, उसको ठीक कर देंगे। राजधानी के प्रगति मैदान की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भी लॉकडाउन के बाद दोबारा काम शुरू कर दिया गया। वहां भी कोरोना नियमों का ख्याल रखते हुए मजदूर अपने काम में जुटे दिखे। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और मराठा समुदाय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी में डाल दिया। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए बनाए गए ईडब्ल्यूएस कोटे में मराठा समुदाय को भी शामिल किया जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने 18% मराठा आरक्षण का बिल पास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मराठा आरक्षण से जुड़े फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि इस आरक्षण से 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होगा। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से उठ रही मराठा आरक्षण की मांग को मानते हुए सरकार ने यह फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में मराठा समुदाय को भी जोड़ दिया है, ताकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण का फायदा मिल पाए।